So the next chapter is about Buddhism and Jainism. Okay, तो पहले हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर बाद में पीपीटी पे करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। अम, तो अब बुद्धिज्म और जैनिज्म, पहली बात ये क्यों आए, तो अराउंड 64 हेट्रोडॉक्स 62 रिलीजियस सेक्ट्स 5th-6th सेंचुरी बीसी में आए थे। ठीक है, रिलीजियस सेक्ट्स। नाउ सेक्ट जो रहता है, सेक्ट और रिलीजन में डिफरेंस ये होता है कि वो उसका एक उसी चीज को मानने वाले बट एक डिफरेंट ग्रुप जैसा रहता है वो। ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे वारकरी पंथ है, वो दे आर विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ हिंदुइज्म, है ना। अब जैसे खोजा मुस्लिम, गोरा मुस्लिम, वो सब मुस्लिम्स ही है, लेकिन वो एक अलग सेक्ट होता है। तो हर जगह हर रिलीजन में इस टाइप के सेक्ट्स होते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी होते हैं, जैसे लूथेरियन होते हैं, कैल्विनिस्ट होते हैं, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट एंड जिहोवाज विटनेसेस, ऐसे अलग अलग टाइप के सेक्ट्स हर रिलीजन में होते हैं। तो ऐसे बाय 5th-6th सेंचुरी बीसी अराउंड 62 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स आ गए थे। तो अब ये जो पोस्ट वैदिक टाइम था, स्पेशली यानी लेटर वैदिक फेज जब खत्म हो रहा है, यानी जो वेदांत का पीरियड है अराउंड 500 बीसी के आसपास, तो तब तक ये जो सोसाइटी थी इंडिया में, दैट वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास। अब ये जो वर्ण सिस्टम है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। द 4 वर्णास आर ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास। नाउ ईच varna was assigned a well defined functions, although it was emphasized that varna was based on birth and the two higher varnas were some given some privileges. तो अब इसमें ब्राह्मण जो थे, दे परफॉर्म्ड ऑल द वैदिक सैक्रिफाइसेस एंड दे claimed a superior status. They demanded several privileges also, including those of receiving gifts, exemptions from taxation and punishment. तो हर टाइप के privileges ब्राह्मण्स ने ये लेने शुरू कर दिए। नाउ दिस थिंग वाज बेसिकली फ्राउंड बाय द क्षत्रियास, यानी just because they were performing some Vedic sacrifices and they were basically supposedly close to the god, तो उसका वो बहुत अनड्यू एडवांटेज ले रहे थे, ऐसा बाकी इनको लग रहा था। तो अभी जो 4-fold डिवीजन सोसाइटी का ऑलरेडी हो गया था, तो इसमें कोई ये विदाउट एनी टेंशन स्मूथली चलने वाला था ऐसा तो था नहीं। ठीक है, अब क्षत्रियास एक को ये एक बहुत बात खटकती थी कि बेसिकली दे आर इन पावर, यानी किंग किंग और ये सब तो क्षत्रियास रहते थे, क्षत्रिय इसके, लेकिन उनका वर्ण हायरार्की में सेकंड पोजीशन क्यों है। ओके, और फिर वैश्य कम्युनिटी जो थी उस समय वो अपर वर्णास में नहीं आती थी, वो बेसिकली एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, ट्रेडिंग और इसमें इन्वॉल्व थे। लेटर ऑन दे टोटली गिव अप एग्रीकल्चर एंड स्पेशलाइज्ड इन ट्रेडिंग। और बाद में फिर जब वो ट्रेडिंग इसमें आया, उन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ दिया, देन उनका स्टेटस सुपीरियर हो गया, देन दे वर आल्सो गिवन द द्विजा स्टेटस। और शूद्रास जो थे, दे वर बेसिकली मेंट फॉर सर्विंग द अपर 3 वर्णास। ओके, तो दे अपीयर एज डोमेस्टिक स्लेव्स, एग्रीकल्चरल स्लेव्स, क्राफ्ट्समैन, हायर्ड लेबरर्स। ठीक है, now they were called cruel, greedy and thieving in habits and some of them were treated as untouchables. तो उन्हीं शूद्रों में कुछ अनटचेबल्स थे। तो अब क्षत्रियों का जो इसमें था, वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी जो थी, नाउ दैट ऑफ कोर्स जनरेटेड इट्स ओन सेट ऑफ टेंशंस, लेकिन उन टेंशंस को वैश्यों ने और वैश्यों ने और शूद्रों ने कैसे रिएक्ट किया, इसके लिए कोई एविडेंसेस नहीं है। बट हाउ क्षत्रियास रिएक्टेड टू दिस टेंशंस क्रिएटेड बाय द वर्ना डिवाइडेड सोसाइटी, उसके अपने पास कई सारे एविडेंसेस है। तो अब क्षत्रियों का मेन काम क्या था, वो मेन, दे वर रूलर्स एंड दे स्ट्रांगली they reacted very strongly against the ritualistic domination of brahmanas. ठीक है, अब उनका मेन कहना क्या था कि
though we are hold all the political power, बट स्टिल डोमिनेशन इसमें पॉलिटिक्स में भी और बाकी सोसाइटी में भी इन जनरल ब्राह्मण्स का ही क्यों चलता है। तो ऐसे इसमें न्यू उन क्षत्रियों के तरफ से न्यू ग्रुप्स आए जो इन चीज को प्रोटेस्ट करने लगे। तो ऐसे वो 62 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स उस समय बने थे और उसमें से 2 ऑफ देम वर लेड बाय वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध। तो now both basically disputed the authority of Brahmins। लेकिन अब ब्राह्मणिकल डोमिनेशन समाज पे जो है वही एकमात्र कारण नहीं था बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के लिए। उसका एक दूसरा रीजन ये था कि बाय अराउंड 5th सेंचुरी बीसी नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली जो आज का यूपी बिहार का जो एरिया है, वहां पर आयरन का यूज काफी एक्सटेंसिवली होने लगा और वहां पे उस एरिया में, बिहार झारखंड एरिया में आयरन माइंस भी बहुत सारी है। एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एट अ वेरी रेडीली, the many jungles were cleared and land was made available for farming and cultivation। और थिक जंगल्स क्लियर करने की वजह से जब लैंड एग्रीकल्चर में लाई गई तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, बिकॉज नाउ आयरन प्लो शेयर वॉज यूज। और इन जनरल आयरन के प्रेजेंस की वजह से पूरी इकोनॉमी में ही एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हुआ। ठीक है, और इसकी वजह से एक न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी शुरू हुई। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उस समय ट्रैक्टर तो हुआ नहीं करते थे, तो वो खेत कौन जोतेंगे, बैल, बुलक्स। ओके, लेकिन ये जो वैदिक सैक्रिफाइसेस, वैदिक रिचुअल्स होते थे, इसमें इनडिस्क्रिमिनेटली इनका सैक्रिफाइस होता था कैटल वेल्थ का। सो कैटल वेल्थ का इनडिस्क्रिमिनेट सैक्रिफाइस होने की वजह से दैट वाज इन अ वे अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर। अब इसकी वजह से इन सैक्रिफाइसेस को कम करना या इस पे बंदिशें लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज टू प्रिजर्व द कैटल वेल्थ। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि in 5th century BC onwards, we archaeological evidences, archaeologists also found some punchmark coins which can be traced back to this 5th century BC। तो ये पंचमार्क कॉइन आने की वजह से क्या हुआ कि वो बेसिकली ट्रेड और कॉमर्स में उसमें काफी इजाफा हुआ, और उस ट्रेड एंड कॉमर्स के इजाफे की वजह से उसके मेजर बेनिफिशियरीज थे वैश्य कम्युनिटी। तो अब वैश्य कम्युनिटी को भी इसमें तो पहले इंफीरियर स्टेटस था वर्ण व्यवस्था में, क्योंकि वो द्विजा भी नहीं थे, उनको बाद में वो द्विजा स्टेटस दिया गया। तो दे ऑल्सो लुक फॉर अ रिलीजन विच वुड बेसिकली इंप्रूव देयर पोजिशन। तो और उसके लिए उनका एक बेस्ट एवेन्यू उनको मिला जैनिज्म में। ठीक है, तो आज की भी डेट में जो जैन्स है, दे आर बेसिकली अ ट्रेडिंग कम्युनिटी। यू वोंट फाइंड एनी जैन्स इन आर्मी और एयरफोर्स और पुलिस। होते ऐसे होते भी होंगे कुछ इक्का दुक्का, लेकिन उनकी मेजर वो बिजनेस में ही है वो लोग। और फिर बाकी इसमें भी वो लोग है, एजुकेशन में भी काफी आगे है, इन द IITs और बाकी मेडिकल और इसमें भी एजुकेशन में भी वो लोग आ चुके हैं। लेकिन वो ट्रेडिशनली एक बिजनेस कम्युनिटी है और थी और अभी भी है। ठीक है, तो ये जो ट्रेडर्स वैश्य कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने जैनिज्म एम्ब्रेस किया और कुछ ने बुद्धिज्म भी एम्ब्रेस किया। लेकिन बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि उसके अपने कुछ रीजंस थे। उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि इट अटैच्ड नो इम्पोर्टेंस टू द वर्ण सिस्टम। एंड जैनिज्म में वर्ण सिस्टम को इतना बुरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया गया था जितना बुद्धिज्म में किया गया, जितना बुद्धा ने किया। तो अब ये जो वैश्य कम्युनिटी थी, इनके ये मर्चेंट्स और ये सब जो थे, दे आल्सो मेड हैंडसम गिफ्ट्स टू गौतम बुद्ध एंड हिज डिसाइपल्स, उनके जो मोनेस्ट्रीज वगैरह होती थी, क्योंकि बेसिकली दे वांटेड सम प्लेस, सम रिलीजन व्हिच वुड सपोर्ट देम। और पहले कैसा था, मनी लेंडिंग करना अलाउड नहीं था वैदिक रिलीजन में, तो ये बुद्धिज्म में अलाउड था। तो ऐसे कई सारे रीजंस थे जो जिसकी वजह से वैश्य कम्युनिटी इनके बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ डाइवर्ट हुई।
अच्छा, उसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये था कि बोथ प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस होने की वजह से अपने आप, नॉन वायलेंस जहां तुम बोल देते हो तो अपने आप ही कैटल वेल्थ डिस्ट्रक्शन बच जाता है। तुम नॉन वायलेंस का गोस्पेल अगर देते हो तो वैदिक सैक्रिफाइसेस का तो फिर अपने आप ही नामो निशान खत्म हो जाता है। फिर उसके अलावा दे ऑल्सो did not attach any importance to the existing वर्ना सिस्टम। उनके हिसाब से हर कोई एक है, और उसमें फिर ब्राह्मण ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर नीचे कुछ नहीं, एनी वन कैन ज्वाइन द संघ क्रिएटेड बाय गौतम बुद्ध। इनफैक्ट जो संघ ये वर्ड है, या आरएसएस का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये भी बुद्धा के ही संघ से आया है। और बिहार जो नाम है वो भी एक्चुअली, बिहार का मतलब वो बिहार है, बिहार, और बौद्धों का बिहार, उस एरिया में ही बुद्धिज्म आगे बढ़ा था, इसलिए उस एरिया को बिहार बोलते थे। और वो बिहार आज का जो स्टेट है वो भी, वो नाम एक्चुअली बिहार ही है, इट इज बुद्धिस्ट बिहार। ठीक है। एंड एक और इम्पोर्टेंट रीजन था वैश्य कम्युनिटी जो इनके पास आई उसके लिए, वो था कि ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स, स्पेशली द धर्म सूत्रास, दे डिक्राइड मनी लेंडिंग। अब मनी लेंडिंग के बिना ट्रेड कॉमर्स और ये कैसे चल सकता है? यू इमेजिन इकोनॉमी विदाउट बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम तो चाहिए ही ना, मनी लेंडिंग के बिना बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? ये जितने भी कॉर्पोरेट्स है या कोई भी है, एनी वन, एनी बिजनेस रिक्वायर्स फंडिंग, चाहे वो किराने की दुकान ही क्यों ना हो, फिर तुम या तुम्हारा कोई फैक्ट्री ही क्यों ना हो, तो सब वो कोई भी फैक्ट्री, ये सब चीजें कि अपने घर के जेब से पैसे से थोड़ी ना शुरू करता है, उसमें कुछ उसका फंड रहता है, बाकी का मेजर जो चंक आता है वो बैंक की फंडिंग से आता है, और वो धीरे धीरे उसका रिपेमेंट होता है। तो ये जो एक साउंड इकोनॉमिक सिस्टम की बैंकिंग एक बहुत बड़ी बैकबोन है। और उस समय भी जब ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हो रहा था, तो ये जो मनी लेंडिंग का काम है, मनी लेंडिंग तो करना ही था। उस समय कोई ऑर्गेनाइज बैंकिंग तो नहीं थे, लेकिन मनी लेंडर्स थे, उस समय भी थे, आज भी है। आज तो खैर वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, लेकिन उस समय भी थे। और मनी लेंडिंग वॉज नॉट अलाउड इन द धर्म सूत्रास ऑफ वैदिक रिलीजन। तो इसीलिए वैश्य कम्युनिटी को लगता था कि ये रिलीजन अपने काम का नहीं है, तो ये इसीलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ राइज एंड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन इंडिया। ठीक है। फिर इसमें अब हम इंडिविजुअली अगर बात करते हैं वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध की, तो वर्धमान महावीर was the one who basically started the Jain religion. So according to Jain's literature, he was the 24th तीर्थंकर। और उसके पहले, वर्धमान महावीर से पहले पार्श्वनाथ थे, और उनका फर्स्ट शायद ऋषभ था। सो महावीर इज टेकन as the 24th तीर्थंकर, and the origin of Jainism would date back to the 9th century BC। ठीक है। देन वो धीरे धीरे जैनिज्म फेमस होते गया। अब उस वर्धमान महावीर के बारे में, ही वाज बोर्न इन 540 BC in a village called Vaishali। Then his father was Siddharth, his mother's name was Trishila, she was a Lachavi princess, sister of the Lachavi chief Chetak। And actually whose daughter was wedded to Bimbisar, one of the kings of the first Magad empire। जो हरियंक डायनेस्टी थी जिन्होंने मगध एम्पायर की नींव रखी, तो उसका जो फर्स्ट किंग था वो इसका वर्धमान महावीर का ममेरा उसकी वाइफ, उसकी ममेरी बहन थी। ओके। देन अब वर्धमान महावीर जो है, he attained Kaivalya at the age of 12 years। No, not at the 12 years. For 12 years he wandered around. Now he was also a prince with all the royalties attached to him, and he also enjoyed a very luxurious life, लेकिन for some reason he did not find meaning in it, and then he abandoned everything और फिर वो जंगलों में घूमने लगे। तो ऐसे 12 साल घूमने के बाद उन्होंने अपने अपने कपड़े भी पूरे त्याग दिए थे। सो ही वाज रोमिंग अराउंड नेकेड, and then after 12 years he attained Kaivalya। ठीक है।
कैवल्य का मतलब ये होता है omniscience या निर्वाण. And because of the conquest he was known as Mahavir. यानी अपने सेंसेस पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, इसलिए he was called known as महावीर. और द हीरो ऑफ और जिना, और जिना वर्ड से आया जैन. ठीक है. तो और उनके जो ही वॉज कॉल्ड जिना, एंड उनके जो फॉलोअर्स थे दे वर कॉल्ड जैनास. तो जैन वर्ड जो आया वो जिना से आया. ओके. देन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन he died in 468 BC at a place near modern Rajgir. ओके. फिर डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म मेन क्या थे? डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्पीक अ लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस. या इसका मतलब है ब्रह्मचार्य. यानी ब्रह्मचार्य रहना है मतलब यू डोंट इवन हैव टू गेट मैरिड. ठीक है. उसके बाद और भी कई सारी चीजें उसमें, उनके कई सारे डॉक्ट्रिन्स है. लेटर ऑन बुद्धिज्म, दिस जैनिज्म स्प्लिट इनटू टू मेजर सेक्ट्स. जैसे बाकी रिलीजन में सेक्ट्स होते हैं, जैनिज्म में भी है श्वेतांबर और दिगंबर. ठीक है. तो अब जैनिज्म बुद्धिज्म जितना फेमस नहीं हो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि बुद्धिज्म में बुद्धा ने जितना वर्ण व्यवस्था को क्रिटिसाइज किया था उतना जैन ने नहीं, महावीर ने नहीं किया. ओके. तो महावीर का कहना ये था कि आज की डेट में तुम्हारी जो पोजीशन है, तुम किसी भी वर्ण में जिसका जन्म होता है वो पुराने जन्मों के पापों का फल है. ये वर्धमान महावीर का कहना था. तो अब ऑब्वियसली दिस डॉक्ट्रिन वाज नॉट वेरी अट्रैक्टिव टू द शूद्रास. बट ऑन द अदर हैंड गौतम बुद्ध डिड नॉट lay any importance, did not give any importance to the varna system, and according to him everyone is equal. ओके. तो और पहली बात, वो पाप पुण्य की बातें उस सेंस में नहीं थी कि तुम कौन से वर्ण में बात करते हो. बुद्धिज्म आल्सो टॉक्स अबाउट पाप एंड पुण्य. एंड लेकिन उसमें बुद्धा का ये कहना था कि तुमको ह्यूमन बर्थ मिला है तो वो पिछले जन्मों के वाकई में बहुत अच्छे काम होंगे तुम जिस भी लाइफ में थे, तभी जाके तुमको एक ह्यूमन बर्थ मिला है. और यहाँ कौन से वर्ण में तुम्हारा जन्म होता है वो एक समाज की गलत रचना का फल है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर सिंस. तो बाय दिस काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन थॉट बेसिकली बुद्धिज्म वाज, द शूद्रास वर अट्रैक्टेड टू बुद्धिज्म. तो इवेंचुअली उसका ये हुआ, नाउ सिंस ही हिमसेल्फ वाज अ क्षत्रिय, तो क्षत्रिय फॉलोइंग तो उसकी अपने आप थी ही. वैश्य कम्युनिटी भी बहुत जनरस डोनेशंस देती थी बुद्धिज्म को, बिकॉज दैट आल्सो बुद्धिज्म डिड नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स. तो वैश्य कम्युनिटी से भी थी एंड शूद्रों से तो थी. सो दैट इज व्हाई बुद्धिज्म स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. एंड बुद्धिज्म वाज इनफैक्ट एक टाइम ऐसा अभी था जब पूरा देश ही बुद्धमय हो गया था. यानी द मेजर रिलीजन इन इंडिया वाज बुद्धिज्म. तो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म का एक तो मेन ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, he had embraced Jainism. यानी he took his retirement and became a Jain monk. ठीक है. तो इसमें जैनिज्म में कैसा था कि बेसिकली एक जैनिज्म के साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये था कि डिड नॉट वेरी क्लियरली मार्क इटसेल्फ आउट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल रिलीजन, एंड दैट इज व्हाई इट डिड नॉट अट्रैक्ट द मासेस. अच्छा. तो उसके स्प्रेड का एक मेजर रीजन ये था कि एक राजा ने वो धर्म ले लिया. तो राजा जब कोई धर्म लेता है तो प्रजा पे उसका इफेक्ट तो आता ही है. ओके. नाउ एक और रीजन उसके स्प्रेड का ये था कि अराउंड 200 BC के आसपास वहां पे एक बहुत बड़ा फेमिन आया था मगध एरिया में. ठीक है. 12 साल वो फेमिन चला था. तो उसमें क्या हुआ कि कुछ मॉन्क्स अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु दे माइग्रेटेड साउथवर्ड्स टुवर्ड्स कर्नाटक एरिया जो है. इसलिए कर्नाटक में भी आज की डेट में बहुत सारे जैन्स हैं. तो कर्नाटक एरिया में माइग्रेट हुए और वहाँ जो जैन वहाँ पर रुक गए थे दे वर अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थाल बाहु. तो स्थाल बाहु और भद्रबाहु ये दो उसके जैनिज्म के मेजर
सेंट्स माने जाते हैं, वो तीर्थंकर नहीं माने जाते, लेकिन वो अपने रिस्पेक्टिव दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट के हेड्स माने जाते हैं। तो अब जब वो फेमिन खत्म हुआ, उसके बाद जो भद्रबाहु के अंडर लीडरशिप में वहां पर पहुंचे, वापिस मगध एम्पायर, वापिस मगध में गए, तो उन उन दोनों में कई सारे डिफरेंसेस क्रिएट हुए। यानी स्थाल बाहु का जो सेक्ट था, उनका ये कहना था कि अब ये जो जैन है, ये दे हैव लॉस्ट देयर प्योरिटी, क्योंकि उन्होंने उसके स्ट्रिक्ट रूल्स ऑब्जर्व नहीं किए। और कई सारे डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने सोचा कि लेट्स पार्ट आवर वेज। तो जो भद्रबाहु के अंडर में थे, देवर नोन एज दिगंबर्स, और थाल बाहु के अंडर में जो ये थे, देवर देवर नोन एज श्वेतांबर। श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले, और दिगंबर जो थे वो अपने अपने दे वो आसमान को अपने कपड़े मानते थे, एंड दैट मींस दे यूज्ड टू रिमेन नेकेड, जो उनके वो मॉन्क्स थे। ओके, नाउ फिर जैनिज्म आगे भी 4th सेंचुरी बीसी में भी कलिंगा और यानी प्रेजेंट डे ओडिशा में ये हुआ। देन इट वाज गिवन ऑफिशियल पैट्रोनेज बाय द खारावेला किंग। ठीक है, तो जैनिज्म का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? जैनिज्म का मेजर कंट्रीब्यूशन है उनका ये है कि दे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कार्डेड द संस्कृत लैंग्वेज। ओके, अब उसको कंट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते, यानी बेसिकली द अर्ली जैन हैज डिस्कार्डेड द संस्कृत लैंग्वेज, मेनली पैट्रोनाइज्ड बाय द ब्राह्मण्स, एंड दे बेसिकली अडॉप्टेड द प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, ऑफ द कॉमन पीपल टू प्रीच देयर डॉक्ट्रिन्स। और इसीलिए एक तो बुद्धिज्म जो और जैनिज्म के स्प्रेड होने का एक और बहुत बड़ा रीजन ये था कि वो अपना जो भी मैसेज देते थे या जो भी बातें वो कहते थे, वो कॉमन मैन की लैंग्वेज में थी। यानी वो वैदिक मंत्र वंत्र की इन सब की बातें नहीं करते थे जो किसी को समझ में नहीं आते थे, और जो अनफॉर्चुनेटली आज भी किसी को समझ में नहीं आते। यानी वो जो कॉमन मैन जो भाषा बात करते हैं, दैट दैट लैंग्वेज वाज प्राकृत लैंग्वेज। पहले पूरे इंडिया में जो लैंग्वेज थी उसको प्राकृत लैंग्वेज बोलते हैं, और ये बाकी की जितनी लैंग्वेजेस है ये बाद में आई। तो एक संस्कृत लैंग्वेज थी और एक प्राकृत लैंग्वेज थी, बस दो लैंग्वेजेस थी पहले इंडिया में। ओके, और फिर इवेंचुअली कई सारे किंग्स ने जैनिज्म को बीच बीच में लिया। उसके बारे में हम हिस्ट्री के हिसाब से करेंगे। तो उन्होंने अम, उसको जैनिज्म का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके लिटरेचर में है। तो देर इज इनॉर्मस जैन लिटरेचर हैज बीन कंपोज्ड इन कर्नाटक, और इससे इनफैक्ट उससे हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन में भी काफी फायदा हुआ है। ठीक है, सो नाउ वी कम टू गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म। सो बुद्धा वाज बोर्न इन 563 बीसी इन लुम्बिनी। अब वो आज की डेट में वो नेपाल में आता है, यानी बिहार नेपाल की बॉर्डर पे है वो, लेकिन वैसे वो नेपाल के टेरिटरी में आता है, लुम्बिनी जो जगह। एंड दैट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, एंड ही बिलोंग टू द शक्य क्षत्रिय फैमिली। और his family, his father, Shuddhodhan, he was, I told you earlier also that he was the elected king. So republics did exist in ancient India. Then his mother was a princess from the Koshalan dynasty, and then he, मतलब बुद्धास के associated कई सारे ये है कि he gave his first sermon at Sarnath. Then at the age of 35 at Bodh Gaya, under a peepal tree, he attained salvation. So महावीर को salvation 29 years की एज में मिल गया था, बुद्धा को 35 years की एज में मिल गया था। यानी बुद्धा की रॉयल्टी तो बहुत ही ज्यादा ये थी, यानी बहुत ही ऐशो आराम में थी, यानी इन हिज यूथ। तो उसका जो किंग था, या उसको हिज फादर, ही हैड ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स कि इसको सिद्धार्थ, ये जो है, इसको 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 कोई ये नहीं होनी चाहिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड उसको हमेशा लाइफ की सारी अच्छी चीजें ही दिखनी चाहिए। ओके, तो वो बहुत ऐशो आराम में बुद्धा की जिंदगी गई, और 18-19 साल की उम्र में एक बार राजा को ऐसा लगा कि ये कुछ ज्यादा ही मौज मस्ती में है, तो इसको जरा अपने बाकी की जगह भी देखनी जरूरी है, देखनी चाहिए, क्योंकि कल को जब ये राजपाट संभालेगा तो इसको पता ही नहीं रहेगा कि बाकी दुनिया कैसी है, सब पैलेसेस में ही रहा है और पूरे ऐशो आराम में, तो कैसे पता चलेगा कि दुनिया में बाकी क्या है। तो ही कॉल्ड इज रॉयल चैरिटियर, यानी उस समय का शॉफर बोलेंगे उसको।
और उसमें बोला कि उसको अपने रथ में बिठा के लेके जाओ और पूरा शहर घुमा के ले आओ। देन वो शहर घूमते टाइम बुद्धा ने पहली बार देखा गरीब लोग भी होते हैं, वो तो बुद्धा को मालूम ही नहीं था गरीबी क्या होती है, यानी मिजरेबल कंडीशंस में भी लोग रहते हैं, ठीक है। देन फटे कपड़े पहनने वाले भी लोग रहते हैं। फिर बुद्धा ने देखा कि एक एक मैयत जा रही है वहां पे, तो डेथ भी होती है, ये भी नहीं मालूम था बुद्धा को, ठीक है, यानी जीवन को त्यागना होता है। तो बुद्धा ने कहा मुझे तो बहुत, गौतम बुद्ध ने सोचा कि मुझे तो दुनिया की बहुत सारी चीजें मालूम ही नहीं है और वो मुझे इस महल में रह के कभी मालूम नहीं हो सकती। सो ही डिसाइडेड कि मतलब नाउ ही व्हेन ही लेफ्ट हिज पैलेस, तब उसका, बुद्धा के माइंड में ये नहीं था कि वो बुद्धा बनेगा, यानी उनको सिर्फ रियलिटीज जाननी थी, क्या क्या है दुनिया में वो देखने के लिए। ही सेड आई एम लिविंग द पैलेस, और मैं अभी दुनिया घूम के आता हूँ, मतलब बाहर का वर्ल्ड भी एक्सप्लोर करके वापस आ जाऊंगा। बट इवेंचुअली ही फाउंड दैट वापस जाने में कोई पॉइंट नहीं था, एंड धीरे धीरे ही डेवलप्ड द टेक्निक बाय विच ही वाज एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस। एंड वो जो बुद्धिस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, इट इज पॉपुलरली नोन एज विपाशना, एंड इट इज quite popular nowadays in India. Okay, you can also attend those shivers if you want. It's free of cost. Excuse me. Now, when Buddha gained this salvation, that is, now that is a perfect state of equanimity. All right, state of equanimity means that you have no more cravings and no more aversions. यानी तुम किसी चीज की चाहत नहीं है और किसी चीज से नफरत नहीं है, ठीक है। सो दैट मेक्स योर परफेक्टली बैलेंस पर्सनालिटी, और जब तुम्हें ये परफेक्टली आ जाता है तो तुमको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। सो बुद्धा डिस्कवर्ड कि निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण का मतलब ये है कि henceforth बुद्धा won't be born, और same is the case with Mahavir also, that henceforth they won't be born on this earth or in the universe, nowhere, because वो लाइफ और डेथ के साइकिल से बाहर आ चुके हैं। दैट इज द स्टेज व्हेन यू गेट निर्वाण। And why you get a next life is because you have so many stresses and something that is there in your mind and soul that you have to get born somewhere, okay, to to face those punishments or gifts whatever। तो तुमने अगर पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे काम किए होंगे तो तुमको ह्यूमन बीइंग का बर्थ मिलेगा, और ह्यूमन बीइंग से सुपीरियर बर्थ कुछ नहीं है। नाउ यू कैन सी दैट ऑल्सो, ह्यूमन बीइंग से सुपीरियर एनिमल कौन सा है? कोई भी नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग से अगर तुमको नेक्स्ट बर्थ मिलता है तो ऑब्वियसली इससे इंफीरियर ही मिलने वाला है, ओके। सो अब इससे इंफीरियर अगर बर्थ मिलने वाला है तो उस बर्थ में क्यों जाना? तो बेटर वे है कि इस बर्थ और डेथ साइकिल से बाहर निकल जाओ। सो दैट इज द स्टेज ऑफ निर्वाण, okay। Now this is what is claimed by all these Mahavir and Buddha and many rishi munis of Hinduism also। Now अब apparently ये बात सुन के तो बकवास ही लगती है, बकवास इन द सेंस इट डजंट अपीयर साइंटिफिक, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, एंड साइंस इज बेसिकली येट टू रीच दैट स्टेज ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट इज निर्वाण, ओके। तो खैर उसके डिटेल्स में हम अभी नहीं आएंगे। देन बुद्धा बेसिकली गेव अ एट फोल्ड पाथ जिसको अष्टांग मार्ग बोलते हैं, और उसमें व्हाट इज दैट एट फोल्ड पाथ? इट इज अबाउट राइट ऑब्जर्वेशन, देन राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। तो ये अष्टांग मार्ग है। एंड सोशल कंडक्ट के उस बुद्धा ने कुछ रूल्स दिए थे, वो थे कि जैसे डू नॉट कोवेट द property of others, do not commit violence, do not use intoxication, do not speak a lie, do not indulge in corrupt practices। So ये जो ये थे पंचशील, ये बुद्धा के पंचशील है, ठीक है। नाउ स्पेशल फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म में ये है कि फर्स्ट ये था कि डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू द लोअर, टू द वर्ण सिस्टम, और उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज उसके पॉपुलैरिटी की ये थी कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी बिलीव नहीं करते थे। सो इवन विमेन वर अलाउड इन द इन बुद्धा संघास द सेम वे एज मेन वर। सो मेन और विमेन में भी कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो एक बहुत, ना विमेन आर 50% ऑफ पॉपुलेशन एनीवेयर,
तो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो जाती ना उससे, एकदम से विमेन की एंट्री की वजह से भी। सो ऑलरेडी ऑल ब्राह्मण्स को छोड़ के ऑल वर्नास आर फॉलोइंग। एनीवेज ब्राह्मण पॉपुलेशन इन इंडिया इवन टुडे इज 3%। पहले भी उतनी ही होगी उसी प्रोपोर्शन में। पूरा ऑल इंडिया का जो एवरेज है दैट इज 3%। सो उस समय तो इसको छोड़ के यार मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज विद बुद्धा। इट वाज लाइक दैट एंड इंक्लूडिंग वुमेन। सो दैट इज हाउ बुद्धिज्म एक्चुअली gained immense popularity, and इवन एंड मतलब राजे महाराजाओं ने भी उनको बुद्धा को मतलब रॉयल पैट्रनेज दिया। कई राजे महाराजे तो कन्वर्ट हो गए। उसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सम्राट अशोक। जब अशोक का पूरे इंडिया पे राज था, यानी इंडिया पे राज है ना, वो पूरा अफगानिस्तान से लेके तो इधर आसाम बिहार और साउथ इंडिया, इतना बड़ा राज था। तो ये पूरे इस पे इसने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। इनफैक्ट ही ऑर्डर्ड हिज ओन चिल्ड्रन आल्सो टू स्प्रेड बुद्धिज्म। श्रीलंका और इसमें जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ वो बुद्धा की बेटी को वहां उसने भेजा था, संगमित्रा नाम था उसका, जिसने श्रीलंका में बुद्धिज्म फैलाया। फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बुद्धिज्म जो आज की डेट में बुद्धिस्ट है, बर्मा ऑनवर्ड सारी कंट्रीज उधर बुद्धिस्ट ही है। तो वो सब अशोक के टाइम से वहां पर बुद्धिज्म स्प्रेड हो चुका है, लेकिन वो इंडिया से ही गायब हो गया। ओके, नाउ अब इसमें एक और ये था कि बेसिकली बुद्धिस्ट लिटरेचर एनरिच द पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज उसका जो पूरा ये है। देन बुद्धा संघा धर्मा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, जो बुद्धा का ये गॉस्पेल है, बेसिक गॉस्पेल, उसका उसकी वजह से इट गॉट वेरी पॉपुलर। एंड अब उसके डिक्लाइन, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म तो खैर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कन्फाइंड रह गया, लेकिन बुद्धिज्म जितना स्प्रेड हुआ था उतना ही पूरा का पूरा वैसा का वैसा हिंदुस्तान से लुप्त हो गया। तो वो क्यों हुआ? तो बाय 12th सेंचुरी वो पहली बात तो पहले डिक्लाइन होना शुरू हुआ धीरे धीरे, और बाय 12th सेंचुरी एडी इट फाइनली प्रैक्टिकली बिकेम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ इंडिया। तो जहाँ पर उसका बर्थ हुआ और जहाँ पर वो सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो 12वीं शताब्दी के बाद, मतलब जब से स्पेशली जब से टर्किश इन्वेजन इंडिया में होने शुरू हुए, इस्लामिक इन्वेजन, तब से वो टोटली खत्म हो गया। यानी बाकी इस्लामिक इन्वेजन से पहले तो फिर भी वो किसी न किसी फॉर्म में इंडिया में था, भले ही उसको रॉयल पैट्रोनेज मिलना बंद हो गया था एक स्टेज के बाद, बिकॉज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में बहुत सारा करप्शन आ गया था। लेकिन 12th सेंचुरी एडी में जब से इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में शुरू हुए तब से तो वो टोटली ही गायब हो गया। एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स बेसिकली फ्लेड लेफ्ट इंडिया एंड फ्लेड टू ऑल दी साउथ द नेबरिंग कंट्रीज, जैसे श्रीलंका गए, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज गए, और वहां पे फिर उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किया, और वहां पे बुद्धिज्म अभी भी है। तो अब उसका डिक्लाइन के मेन कारण क्या थे? अब ये कनिष्क ने श्रीनगर में, श्रीनगर है ना आज की मतलब कश्मीर में, एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रखी थी जो फर्स्ट सेंचुरी एडी में थी। उसमें बुद्धिज्म बेसिकली गॉट स्प्लिट इनटू हीनयान एंड महायान। तो महायान बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा होने लगी बुद्धा की। अब बुद्धा ने ही मूर्ति पूजा के अगेंस्ट, और ये बेसिकली पूजा पाठ बुद्धिज्म राइज क्यों हुआ था, ये सारे वैदिक रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस इन सबको रोकने के लिए। लेकिन अब वो जो बुद्धि, ये जो यानी ये क्या कहते हैं, जो महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म था, जो मेजरली फिर बाद बाद के राजाओं ने पैटर्नाइज किया, इसमें बुद्धा की ही पूजा होने लगी। इनफैक्ट जो फर्स्ट आइडल वर्शिप इंडिया में शुरू हुई वो बुद्धा की ही मूर्ति की शुरू हुई। तब तब ये सारे जो हिंदुइज्म के भगवान है इनके कोई आइडल्स नहीं थे फर्स्ट सेंचुरी एडी वगैरह में, ये सब फोर्थ सेंचुरी एडी के बाद से आने शुरू हुए। यानी विष्णु, शिवा, ये सब इमेजिनेशन में थे लोगों के, इनके कोई आइडल्स नहीं थे। और वो बैक्ट्रियन, ग्रीक और बैक्ट्रियन इन्फ्लुएंस की वजह से एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ स्कल्पटिंग भी आ गया था। तो जैसा बुद्ध दिखते थे वैसी की वैसी मूर्तियां बननी भी शुरू हो गई। तो बुद्धा ने जिस चीज को क्रिटिसाइज किया था अपने पूरे जीवन में, और बेसिकली बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट अ वे ऑफ लाइफ, तो उसी में सारे वो हिंदुइज्म, मतलब उसी में सारे रिचुअल्स आ गए जिस चीज को बुद्धा ने क्रिटिसाइज किया था। तो ये जो रिचुअलिज्म बुद्धिज्म में आया, ये उसका एक वन ऑफ द मेजर कॉजेस था कि जब जिस चीज को क्रिटिसाइज किया गया था उसी चीज को तुमने ले लिया। और फिर बाय दिस टाइम द वैदिक रिलीजन आल्सो ट्राइड टू रिसरेक्ट इटसेल्फ। ठीक है,
तो